वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू क्लासिकल इंग्लिश स्टडीज़। स्वागत है आपका अपने इस नए प्लेटफॉर्म पर, क्लासिकल इंग्लिश स्टडीज़ पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट पहला लेकर के आए हैं और समझ रहे हैं कि इस समय थोड़ी सी समस्याएं हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी नया नया स्टार्ट करिए तो सब कुछ व्यवस्था करनी होती है, तो खैर वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी हम लेकर के आए हैं वो कुछ ग्रामर और लिटरेचर के प्रश्न हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, ये हैंड रिटन है, इसलिए थोड़ी सी आपको कोऑपरेट करना है। बहुत गड़बड़ नहीं है, पठनीय है, सारा कुछ है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर परीक्षा का एक पैटर्न होता है और निश्चित रूप से एक लंबा अनुभव होने के कारण वैसे भी कहा जाता है ना कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो आप लोग के सहयोग से, आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से सरकारी अध्यापक भी हो गए हैं और इससे पहले बहुत सारे कट अनुभव भी रहे हैं। तो उन सब का प्रयोग अब आपको सफलता दिलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चाणक्य कहता है कि दोस्तों ये जो समय है, जो ये दोस्तों गला काट कंपटीशन वाला समय है, आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां वास्तव में कंपटीशन एकदम पीक पर है दोस्तों। तो यहां पर अब कुछ प्रयोग करने वाला विषय नहीं है। यहां दोस्तों चाणक्य का मुझे कथन याद आता है कि आप दूसरों से सीख करके अपनी गलतियों को इंप्रूव करिए। मतलब प्रिवेंट एंड प्रिपेयर एंड रिपेंट एंड रिपेयर, दो प्रकार के लोग होते हैं। तो दोस्तों प्रिवेंट एंड प्रिपेयर बनिए, मतलब गलती पश्चाताप नहीं, इतना तैयारी करके आइए यार ये वाला तो फेल हो गया, ये वाला फेल हुआ, ये वाला, उनसे सीखिए और इतनी तैयारी के साथ आप युद्ध में उतरिए कि फिर ना विजय सुनिश्चित हो। तो दोस्तों प्रिवेंट एंड प्रिपेयर बनिए। आइए इसी के साथ दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेशन का। और निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि हर बार ये आपके पेपर का पैटर्न भी है, हर बार एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। किस पर? वो पूछा जाना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, क्योंकि आपको 6 to 12 के ही आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है उस सिलेबस का। सिलेबस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो उसी के अनुरूप दोस्तों देख रहे हैं आप पहला प्रश्न है, फाइंड आउट विच फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच नहीं, विच पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों यहां होना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी लिखने में, विच पार्ट ऑफ स्पीच यहां होना चाहिए ना, विच पार्ट ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द गिवन अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है दोस्तों, अब वो अंडरलाइन वर्ड को हम लोग पता करें कि भाई वो अंडरलाइन वर्ड कहां पर है। तो वो अंडरलाइन वर्ड आइए देखते हैं। राम वेंट अवे आफ्टर सी हैड लेफ्ट, ये सेंटेंस दिया गया है और अंडरलाइन वर्ड खूब अच्छे से आपको दिख रहा है कि आफ्टर को क्या किया गया है, ये अंडरलाइन किया गया है। और आपसे इसका ग्रामेटिकल फंक्शन पूछा जा रहा है कि वेदर इट इज नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। अच्छा प्रश्न है और ऐसे के लिए अच्छा एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, यहां आफ्टर को लेकर के थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा ज्ञान रखते होंगे और निश्चित रूप से आप मेरे स्कॉलर्स बच्चे हो तो इतना तो सब जानते हैं कि यहां पर आफ्टर को लेकर के दो जगह ही आपको समस्याएं होने वाली हैं। एक तो दोस्तों किस ऑप्शन में होगी आपको समस्या, प्रीपोजिशन, और दूसरा कंजंक्शन को लेकर के समस्या होगी। ठीक है। अच्छा नाउन को हम ऐसे भी थोड़ा सा, चूंकि यहां देखा पा रहे हैं आप शी आया है, शी का मतलब प्रोनाउन, और प्रोनाउन का मतलब द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, जो नाउन के स्थान पर आए, फिर यहां नाउन कैसे ना, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब बच्चे ये नाउन तो नहीं हो सकता। तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव। इस पर विचार कर सकते हो कि भाई विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो क्वालिफाई आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन यह क्वालिफाई भी नहीं कर रहा है। अब ऐसा भी दिमाग में न लगाना कि भाई तो एडजेक्टिव उससे पहले भी आता है, बाद में भी आता है ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसी स्थितियों में भी आप इस वर्ड पर जब आप चलेंगे तो भी वो स्थिति में फिट नहीं बैठ रहा है, कोई विशेषता विशेषता नहीं बता पा रहा। आप देख पा रहे हैं वास्तव में ये सेंटेंस आप देखिए तो ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है,
इसका मतलब बेटा ये क्या है, एक क्लॉज है। क्या है, ये क्लॉज है। यहाँ भी वही स्थिति है, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। इसका मतलब भी ये क्या है, ये एक क्लॉज है। क्या है, ये क्लॉज है। और ये दो क्लॉज को कनेक्ट कौन कर रहा है, तो इन दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है दोस्तों ये आफ्टर। और निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि दोस्तों दो क्लॉज को, दो फ्रेज को ना जो कनेक्ट, दो वर्ड्स को जो कनेक्ट करेगा, ये केवल और केवल अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार केवल और केवल किसके पास है, कंजंक्शन के पास है। एंड दैट्स व्हाई सी फॉर गलत, सी फॉर क्लासिकल इंग्लिश स्टडीज इज द राइट आंसर। ओके, आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। निश्चित रूप से ये भी प्रश्न आप जो देख पा रहे हैं, ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताना है। और ये जो प्रश्न है वो है ट्राई टू नॉक दैट बेश ओवर ना, ट्राई टू नॉक दैट बेश ओवर। ये बेश का मतलब फूल से होता है ना, फूल, फूलों का जो वो है ना। हाँ, तो ट्राई टू नॉक दैट बेश ओवर। यहां ओवर क्या है, अच्छा ओवर को भी देख करके दो ही चीजें आपको समस्या में डालेंगी। ठीक है, एक तो हम आपको बता दें, इसको बताने से पहले कि कहीं पर भी दोस्तों आपको जैसे ऑन दिख जाए, ओवर दिख जाए, अप दिख जाए, डाउन दिख जाए, इन दिख जाए, अबव दिख जाए, बिसाइड दिख, सॉरी इनसाइड, इनसाइड दिख जाए, आउटसाइड दिख जाए, आउटसाइड दिख जाए, विदिन दिख जाए, विदिन दिख जाए, तो दो ही चीजें आपको समस्याएं में लाएंगी। एक तो दोस्तों इसका ग्रामेटिकल फंक्शन, वो प्रीपोजिशन जो प्रॉपर ये है ही है, मतलब ऐसे शब्दों को देखने के बाद जो प्रथम दृष्टया जो इमेज बनती है वो प्रीपोजिशन को लेकर के बनेगी, तो ये प्रीपोजिशन है। अच्छा दूसरा जो होगा वो ये क्या हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है। दो ही स्थितियां बनेंगी। अब उन दो स्थितियों में है क्या, आइए इस पर बातचीत करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि भाई प्रीपोजिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रीपोजिशन मतलब कि प्री प्लस पोजिशन ना, जो कहीं ना किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताएगा। मतलब वी कांट इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्रीपोजिशन विदाउट एन ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के आप किसी भी प्रीपोजिशन की कल्पना नहीं कर सकते। इफ देयर इज अ प्रीपोजिशन इट मस्ट बी फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग बात करें ओवर की, तो आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस में इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया है। अच्छा ठीक है, तो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसका मतलब किसकी संभावनाएं समाप्त हुई, प्रीपोजिशन की संभावनाएं समाप्त हुई। अच्छा प्रोनाउन ये है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं, आप समझ रहे हैं, कोई ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा और ना ही क्या बोलते हैं किसी नाउन के स्थान पर ये आया हुआ है सेंटेंस। अब केवल और केवल क्या बच गया, एडवर्ब बच गया। इसका मतलब दोस्तों कि जब भी ये जो दिए गए शब्द हैं इनके बाद जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट ना दिखे और प्रीपोजिशन जैसी जो इमेज रखते हैं इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिखे, तो निश्चित रूप से आप तैयार हो जाइए कि वो क्या होगा, तो केवल केवल एडवर्ब होगा और उसमें भी एडवर्ब प्लेस होगा ना, एडवर्ब प्लेस होगा। भाई जैसे बहुत बार कहते हैं ना, जैसे हमने कह दिया कि there is a bridge, there is a bridge over the river, there is a bridge over the river। यहाँ ओवर क्या है, तो यहाँ ओवर प्रीपोजिशन है बेटा। ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है ना, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। द रिवर क्या है, ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए यहाँ है। लेकिन अगर हम बात करें इस सेंटेंस में तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, इसलिए वास्तव में ये केवल और केवल एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस है। तो ऐसी चीजों के लिए आप बहुत ही सावधान रहिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपके सामने और
हाँ बिल्कुल ही। तीसरा प्रश्न है फाइंड आउट करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, फाइंड आउट करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, जब भी दोस्तों स्पेलिंग की बात हो तो एक चीज निश्चित रूप से आपके दिमाग में होना चाहिए, और यही सही तरीका भी होता है स्पेलिंग के लिए। सबसे पहले आप प्रथम दृष्टया उसको लिखने का प्रयास करिए ना। हाँ, उसको क्या करिए, लिखने का प्रयास करिए। जैसे हम कह दें, अब हमारे दिमाग में आया लेजन, मेरे दिमाग में एक सेंटेंस चल रहा है, बी वर्क इन क्लोज लिएजन क्लोज लिएजन विद आवर बॉस। अब देखिए कहाँ सेंटेंस लेके जा रहा है लेजन। अब हमारे दिमाग में आया यस ओ एन ना, तो अब आप बताएंगे कहाँ ये सेंटेंस लेके जा रहा है। लेजन की सही स्पेलिंग दोस्तों किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये देखिए LIAISON, लेजन इज द राइट आंसर। तो सी फॉर नाउ क्लासिकल इंग्लिश ना इज द राइट आंसर। तो आप निश्चित रूप से कहाँ पहुंच गए, यहाँ सी ऑप्शन पर पहुंच गए। तो ये भी एक पैटर्न है, इस पर भी आप तैयार रहिए, ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहिए ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, और लेते हैं आज के सेशन का चौथा प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। दोस्तों जो ये इडियम दिया गया है इसका मीनिंग क्या है। आउट ऑफ डेट नहीं है, आउट ऑफ डेटा नहीं है, आउट ऑफ डेट है, ठीक है, आउट ऑफ डेट। तो आउट ऑफ डेट मीन्स क्या होता है ये आपको बताना है। आउट ऑफ डेट मीन्स क्या होता है, ठीक है, इस इडियम का मतलब क्या है। आउट ऑफ डेट मीन्स क्या है, वेदर इट इज नॉट हैव टाइम, वेरी बिजी, नॉट स्टिक टू द शेड्यूल, फेल टू फाइंड द पार्टनर, ओल्ड फैशन्ड। क्या है इसका सही जवाब आपको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो ये इडियम दिए गए हैं इनका सही मीनिंग क्या है आपको बताना है निश्चित रूप से। चलिए फटाफट आप बताएंगे। तो अच्छा, आउट ऑफ डेट मतलब वैसे भी ये कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। आउट ऑफ डेट का मतलब भाई जो आप प्रचलन में ना हो, यही तो होता है आउट ऑफ डेट। एक अच्छा वर्ड है दोस्तों लिटरेचर की, चूंकि आप सभी लोग विद्यार्थी भी हैं और इसको पता होना चाहिए। आर्केइक ना, एक आर्केइक या एक और ऑब्सोलीट, द वर्ड विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो अभी अस्तित्व में ना हो, जो प्रचलन में ना हो, या हैकनीड आप कह सकते हो ना, HACKNE, हैकनीड, हैकनीड, हैकनीड। थोड़ी स्पेलिंग आप देख लेंगे, HACK हैकनीड ना, NEYD या NYD, हैकनीड ना, ये भी मतलब ओवर यूज जिसे इस सेंस में होता है। तो निश्चित रूप से जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आप डी पर जाएंगे, डी फॉर डेनमार्क द राइट आंसर ना। आउट ऑफ डेट मीन्स ओल्ड फैशन ना, विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस ना, हाँ, विच इज नॉट इन ट्रेंड इसे आप कहते हो। तो निश्चित रूप से इसका डी फॉर है ना। तो चलिए डी फॉर डैशिंग सर, आओ आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी टीजीटी का एकदम पेट पैटर्न है। ये कह रहा है कि जो ये दिए गए हैं वर्ब, इनमें से कौन सी वर्ब एक सही प्रीपोजिशन का अनुसरण नहीं कर रही है, ये आपको बताना है। हाँ, कौन सा प्रीपोजिशन एक सही वर्ब का अनुसरण नहीं कर रही है ये आपको बताना है। उस क्रम में आइए, जंप टू कंक्लूजन होता है कि नहीं होता है आपको बताना है। इंडिग्नेंट इन अ थिंग ना, ये होता है कि नहीं होता है, इस पर विचार करिए। अगला है पार्ट फ्रॉम राम, ऐसा होता है। इंडेप्टेड टू यू, ठीक है। अच्छा आप देखिए, जंप आप जानते हैं कि जंप टू कंक्लूजन ना, जंप होता है, जंप टू कंक्लूजन, ठीक है। और निश्चित रूप से आपको ये सेंटेंस मिलेगा।
ठीक है। जंप टू कंक्लूजन, पार्ट फ्रॉम या पार्ट विद होता है तो होता है, चलिए ठीक है, वो पहले तो यही जानना है होता है कि नहीं है, सही यूज वो गलत यूज बात का विषय है, होता है इस पर ठीक है। इंडेप्टेड टू होता ही है ना, एग्जाम्पल टू और इंडेप्टेड टू ये तो फिक्स है कि टू ही लेता है, तो ये भी सही है यार, ये भी सही है, लेकिन वो इज नॉट फॉलोड बाई कह रहा है ना, नॉट फॉलोड बाई आपको करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पार्ट फ्रॉम या पार्ट विद होता है तो सही ये भी है, लेकिन इस प्रश्न के नेचर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। जंप टू कंक्लूजन, तो जंप टू कंक्लूजन ये सही है, होता है, इसलिए सही तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एंड द राइट आंसर इज दोस्तों बी। एक्चुअली इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है, क्रोध होता है ना, ये क्रोध जिसे आप कहते हो, एंगर, रैथ, रेज ना, ये सारे चीज क्या होते हैं, क्रोध के सेंस में है। और निश्चित रूप से इट फॉलोड बाई एट और अबाउट, ठीक है। समटाइम्स टूवर्ड्स आल्सो यूज, बट मोस्ट प्रोबेबली इट फॉलोड बाई एट, एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज इनकरेक्ट। तो द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, बी ही इसका सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे शब्दों के साथ ऐसा कलेक्शन आप करिए, ऐसे पैटर्न पर भी आप चर्चा पर चर्चा करें ना, उनको तैयार करें। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे और लेते हैं आज के सेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ फिली है दोस्तों, FILLY, इसका मैस्कुलिन जेंडर बताना है। इसका क्या बताना है आपको, तो इसका मैस्कुलिन जेंडर आपको बताना है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं, अब देखिए 2016 का पेपर ले लीजिए, तो आपके 2016 के पेपर में पूछा गया है ना, बोर ना, इसका फेमिनिन जेंडर पूछा गया है, जो कि क्या होता है, शो होता है। ये आया है 2016 TGT, ठीक है। तो जो पैटर्न पर प्रश्न बन रहे हैं उस पैटर्न को तो आपको फॉलो करना है। तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर है फिली का, वो आपको बताना है कि भाई क्या होगा ना। हाँ अच्छा, जो अर्ल है तो फिली नहीं, क्योंकि अर्ल का आपको पता होना चाहिए कि अर्ल का क्या होता है बेटा, काउंटेस होता है। अर्ल का क्या होता है, काउंटेस होता है ना, या काउंटेस का अर्ल होता है, मतलब ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। हाँ अच्छा, कॉक का बात करो तो इसका जोड़ी आप जानते हैं इनके साथ होता है, कॉक है ना। स्टैग की अगर आप बात करो तो स्टैग का क्या होता है, हाइंड होता है ना, स्टैग का हाइंड होता है। स्टैग और रैबिट दोनों का क्या होता है, हाइंड होता है। स्टैग और रैबिट दोनों का हाइंड होता है, ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। एंड द राइट आंसर है दोस्तों कोल्ट, फिली ना। वैसे ये घोड़े का बछड़ा होता है, किसका, घोड़े का बछड़ा। तो घोड़े का बछड़ा मतलब क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया ना, वो फेमिनिन हो गया। तो फिली का बेटा क्या हो जाएगा, जो जेंडर पूछ रहा है वो कोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोल्ट हो जाएगा। मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, उन बारीकियों को समझना, पेपर के नेचर को समझना, ये महत्वपूर्ण यहां हो रहा है, ठीक है। हाँ ये महत्वपूर्ण हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों से आपको जुड़ना है। अच्छा, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कुछ है नहीं, ये 10 20 25 का आप कलेक्शन कर लो तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आप इसको क्या कर रहेंगे, हाँ आप इससे अपडेट हो जाएंगे। मतलब ऐसे प्रश्नों को आप निश्चित रूप से पेपर में कर ही ले जाएंगे, ये आप दिमाग में रखिएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, स्पॉटिंग द एरर। ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ग्रामर का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है ना, स्पॉटिंग द एरर, उसके बिना पोर्शन अधूरा होता है। तो एक अच्छा प्रश्न है आपके सामने, देखिए, और बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। फाइंड आउट इन विच पार्ट देयर इज एन एरर, ठीक है, वेदर इट इज A B C या D, किस पार्ट में एरर है, तो ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि राम प्रिवेंटेड हर फ्रॉम बीटिंग द बेबी, राम प्रिवेंटेड हर फ्रॉम बीटिंग द बेबी। तो दोस्तों किस पार्ट में एरर है
ये चीज आपको बताना है, किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। यस, राम प्रिवेंटेड हर फ्रॉम बीटिंग द बेबी, इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ, राम प्रिवेंटेड। अच्छा, आप देख पा रहे हैं प्रिवेंट, आप ना मना करना, मना करना। अच्छा ठीक है, दो चीजें इसके साथ आप दिमाग में रखेंगे। एक चीज तो दोस्तों इसके साथ क्या कि फटाक से आप प्रीपोजिशन सर्च करोगे फ्रॉम, बिकॉज प्रिवेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम प्रीपोजिशन। एक चीज ये देखोगे, एंड द नेक्स्ट वन ऑन विच यू हैव टू फोकस, इट ऑलवेज टेक्स जिरेंडियल फॉर्म, मतलब B1 के साथ ING। ये दोनों चीजों को ही आपको चेक करना है। अगर ये सही है तो भाई कोई एरर नहीं है। नॉर्मली दिल मानता नहीं है, नो एरर तो हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, नो एरर तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट फिर भी तो राम प्रिवेंटेड हर फ्रॉम बीटिंग द बेबी, ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं। प्रिवेंट मतलब मना कर देना, और फ्रॉम ठीक है ING लेता है, तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि ये भी ING ले लिया है। और भाई कुछ और यहां पर, अच्छा अगर हम आपसे बात करें व्हाट टाइप्स ऑफ जेंडर हैज बीन यूज्ड इन द अबव अंडरलाइन वर्ड, अगर हम आपसे बात करें कि बेबी दोस्तों में कौन सा जेंडर यूज हुआ है ना, व्हाट टाइप ऑफ जेंडर, बिल्कुल ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। आप 6 से 7 8 9 10 11 12 को ही पढ़ाने जा रहे हैं, उसका पेट पैटर्न है। ये सब पैटर्न को समझिए, उसी दिन एग्जाम आपका निकल जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, हाँ, पैटर्न को समझ जाइए आप। ठीक, तो इसीलिए इस फील्ड में उससे जुड़े हुए व्यक्तियों की आवश्यकता है जो वो फील्ड का हो, एग्जाम दिया हो। आने को तो बहुत कुछ है, अंग्रेजी इसी से लोग पढ़ा रहे हैं, उनका कुछ है ये नहीं। अंग्रेजी से ना तो MA है ना BA है, 4 साल वो तैयारी की है SSC का, तो चलो अब लेके कट कॉपी आदमी खड़ा हो जा रहा, और आदमी को पता ही नहीं चल रहा। आजकल इतनी मतलब जितनी अच्छाई है यूट्यूब की, उतनी ही बुराई भी है। खैर, तो ये आप देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बेटा कि भाई राम प्रिवेंट, अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया, फ्रॉम प्रीपोजिशन लिया, उसके बाद ये। ठीक है, तो बेबी का अगर हम लोग बात करें दोस्तों जेंडर की, तो बड़ी मतलब देखिए कितना कुछ अच्छे लोग इसमें कंफ्यूजन होता है, जबकि कंफर्म मतलब ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ना दो चीजों में कंफ्यूजन हो जाते हैं, एक तो कुछ लोग न्यूट्रल जेंडर में चले जाते हैं, और दूसरा फिर क्या है, कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर। बाकी तो और जो जेंडर है ना, मैस्कुलिन या फेमिनिन, उस पर नहीं कंफ्यूजन होना, इसलिए हमने उस पर बात नहीं की। लेकिन जब दोस्तों हम बात करते हैं बेबी की, तो आप ही बताओ भाई, बेबी पैदा हुआ तो आइदर इट इज मेल और फीमेल, दो ही तो कंडीशन होंगी, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और वही तो कहता है कि एनी वर्ड्स या एनी नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट इज नोन एज ए कॉमन जेंडर। तो इसलिए दोस्तों ये न्यूटर नहीं है, विशेष सावधानी, ये बच्चे क्या है, कॉमन जेंडर है। ऐसे प्रश्नों से भी आपको अपडेट होना है, ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार होना है। तो ये क्या है, कौन सा जेंडर है, तो ये कॉमन जेंडर है बच्चे, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। तो ये बेबी क्या है, पर कॉमन जेंडर है। ठीक है, आइए, तो नो एरर था इस सेंटेंस में भैया, क्या है, बिल्कुल डी है, डी फॉर डेनमार्क द राइट आंसर, इट्स नो एरर, कोई एरर नहीं है। और मन मानता नहीं है, इसलिए ऐसे चीजों से बचना भी है आपको, कि जबरदस्ती का एरर नहीं खोजना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। ग्रामर का जो 8वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वो ये है, इट बीइंग अ हॉलीडे एवरी स्टूडेंट वांटेड टू लीव फॉर देयर होम टाउन। ठीक है, होम टाउन वो लिखा हुआ है, होम टाउन। ठीक है, तो इट बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी होने के नाते एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक जो छात्र है दोस्तों, वो जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, तो जाना चाहता है टू लीव फॉर देयर होम टाउन, अपने घर जाना चाहता है। और स्वाभाविक सी बात है छुट्टियों में ना। खैर, अब हम देखिए छुट्टी हुई है, लेकिन अब आपके चक्कर में पड़े हैं अकेले में नाटे। इट बीइंग अ हॉलीडे एवरी स्टूडेंट वांटेड टू लीव फॉर देयर होम टाउन। अच्छा, आप देखिए, इट बीइंग अ हॉलीडे, बात समझ में आता है। एवरी स्टूडेंट, एवरी के साथ ये भी देखना है आपको ना, एवरी, ईच और नो के साथ दोस्तों ना, एवरी है,
ईच है, नो है ना। अच्छा, इनके साथ ये 2 बार रिपीट भी होते हैं कई बार। इनके साथ ये देखना है कि जो भी नाउन आएगा बेटा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और फिर जो हेल्पिंग वो होगी वो निश्चित रूप से इसके अनुसार क्या होगा, सिंगुलर होगा ही होगा। और हेल्पिंग वो नहीं, आगे चल के जितने भी ग्रामेटिकल फंक्शन आपके होंगे, चाहे वो पजेसिव एडजेक्टिव की आप बात करो, सेल्फ प्रोनाउन की आप बात करो, ये भी सब क्या होंगे बेटा, तो ये सब सिंगुलर होंगे। इस बात को आपको देखना है। तो निश्चित रूप से नाउन तो यहाँ सिंगुलर मिल गया, वर्ब का तो इशू नहीं रहा, पास्ट में चला गया है तो सिंगुलर प्लूरल का इशू नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव आया तो स्टूडेंट के लिए तो आया, तो ऐसी स्थिति में डियर तो प्लूरल है, इसलिए दोस्तों यहां पर आपको किसको, हिज को, जब तक जेंडर क्लियर ना हो तो स्टूडेंट इट्स ए कॉमन जेंडर एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव प्रायोरिटी मैस्कुलिन ना, मतलब हिज को आपको दोस्तों यूज करना होगा। तो यहां जो इस सेंटेंस में जो एरर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इट बीइंग अ हॉलीडे एवरी स्टूडेंट वांटेड टू लीव फॉर हिज होम टाउन, फॉर हिज होम टाउन, मतलब द एरर इज इन डी पार्ट। किसमें एरर है भैया, तो डी पार्ट में एरर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये देखिए क्या है, ये 9 नंबर का प्रश्न है। सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, सही सही आपको क्या करना है, वन वर्ड यहां पर बताना है। वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग आर्म्स, किस उद्देश्य के लिए जा रहा है दोस्तों, भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा व्यक्ति, वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग आर्म्स ना। अच्छा, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, प्लूरल में ही यूज किया जाता है। खैर, ऐसे को क्या कहते हैं, क्या उसको मेटनी बोलते हैं, क्या उसको दोस्तों माइग्रेटरी बोलते हैं, क्या उसको मिमिक बोलते हैं, क्या उसको मेंडिकेंट बोलते हैं, बोलते क्या हैं, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, यस। हम सोचे मोबाइल उठाए कि लो कमेंट ले लें, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अभी आप चूंकि 500 सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है हम लाइव आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, थोड़ा सा सब लोग शेयर करिए फटाफट फटाफट, ठीक है, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए जिससे हाँ आपसे जुड़ा जा सके। तो चलिए, खैर, तो यहाँ पर दोस्तों सही क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो आप देखते हैं कई बार थिएटर में जो दोपहर को म्यूजिकल मतलब जो संगीत बजता है, वो जो स्थितियां होती हैं उसको हम लोग म्यूटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटनी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, आफ्टरनून थिएटिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस ना, जो थिएटर में दोपहर में म्यूजिकल परफॉर्मेंस होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं म्यूटनी। तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, माइग्रेट आप जानते हैं ना, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे पक्षी ना आ जाते हैं, एक सीजन में आएंगे और फिर वो एक सीजन बाद ही चले भी जाएंगे, तो वही माइग्रेट, प्रवासी जिसे आप कहते हैं ना, अप्रवासी, ठीक है। हाँ, मिमिक किसी का नकल करना, उतारना, इस सेंस में आप यूज करते हैं मिमिक ना। तो मिमिक भी नहीं है, ना तो ये है ना तो ये है, तो कुछ आ भी ना रहा हो ना भी पता हो, तो भाई अब सही ऑप्शन क्या लिख रहा है, मेंडिकेंट। यस, वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग आर्म्स, क्या, भिक्षा मांगने के लिए दोस्तों, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों क्या, मेंडिकेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंडिकेंट कहा जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, और इस बिहाफ पर निश्चित रूप से डी फॉर डेनमार्क द राइट आंसर। यस। आइए दोस्तों, ग्रामर का आज के सेशन का ग्रामर का अंतिम और 10वां प्रश्न है। आपको बताना है क्या कह रहा है, इसको बिल्कुल बताइएगा। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसको दोस्तों आपको क्या करना है, असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करना, एकदम पेट पैटर्नटीजीटी का। हाँ, sentences as soon as we come out it started raining। कह रहा है
कि एज सुन एज ना, जैसे ही मैं बाहर आया, कम आउट, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश दोस्तों प्रारंभ हो गई। अब इसको निगेटिव में चेंज करना है, तो निगेटिव के लिए आपके दिमाग में होना भी चाहिए, आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें। एज सुन एज को आप निश्चित रूप से कैसे बनाएंगे, नो सूनर से ही बनाएंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के नेचर पर, ठीक है। तो नो सूनर से ही आपको बनाना होगा। एक चीज तो कंफर्म हो गया, तो एक चीज बेटा यहां से ये कंफर्म हुआ कि नो सूनर से ही चूंकि बनाना है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। एज सुन एज का निगेटिव आपको नो सूनर से ही स्टार्ट करना होगा, वहीं से आपको बनाना होगा। तो ये दो बातें कंफर्म हो गई कि ये दो चीजें नहीं हो सकती, ना पहला ऑप्शन और ना ही सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगले ऑप्शंस पर हम लोग विचार करते हैं। सी और डी निश्चित रूप से नो सूनर से प्रारंभ है। अच्छा, हेल्पिंग वो भी चाहिए, चूंकि ये मतलब स्टार्टेड पास्ट का लग रहा है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो निश्चित रूप से यहां तक ये भी सही चल रहा है और ये भी सही चल रहा है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। यहां आप देखिए डिड के साथ B1 और यहां ये डिड के साथ B2 केम लिख उठा है दोस्तों। अगर क्लियर ना हो तो मैं आपको बता रहा, केम आ गया, तो ये सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया, क्योंकि डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दैट्स वाई ये भी एक ऑप्शन आपका कैंसिल होता है। और निश्चित रूप से दोस्तों सी फॉर क्लासिकल इंग्लिश स्टडीज, ध्यान से, ठीक है, इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग इस 10 प्रश्न को सॉल्व किए। अब हम थोड़ा सा आपको कुछ प्रश्न और कराएंगे लिटरेचर के, थोड़ा बहुत प्रश्न और कराना है, आपको करा दें, उसके बाद फिर कुछ व्यवस्था किया जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्न लिटरेचर के भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से जब भी देखिएगा बताइएगा जरूर कैसा लगा, और सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपसे थोड़ा सा लाइव मुखातिब हूँ इसके लिए। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये देखिए ये लिटरेचर के कुछ अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने और आपको बताना। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द, जो अलेक्जेंड्राइन होता है दोस्तों वो आखिर लास्ट लाइन किसका है? क्या लास्ट लाइन, क्या वो राइम रॉयल का है, क्या वो पटवा राइमा का है, क्या वो टर्जा राइमा का है, क्या वो स्पेंसेरियन स्टैंजा का है? दोस्तों क्या अलेक्जेंड्राइन इज द, अच्छा हम बात करें राइम रॉयल को, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये दोस्तों 7 लाइंस होती हैं इसमें, और इसे आप चौसेरियन स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं, चौसेरियन स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं इस बात को, राइम रॉयल चौसेरियन स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम शेक्सपियर के स्टार्टिंग पोएम्स की बात करें तो क्या आप मुझे बताएंगे कि किस पोएम में शेक्सपियर साहब ने राइम रॉयल का प्रयोग किया हुआ है? तो दो शुरुआती जो पोएम्स हैं, वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रेसी ना, तो गलती मत करिएगा, एडोनिस नहीं, लुक्रेसी ना, लुक्रेसी LUCRECE ऐसे ही है, 2 4 6 7 लुक्रेसी, रेप ऑफ लुक्रेसी बेटा। लुक्रेसी में देखिए 7, इसमें कितने लेटर्स आए हैं? 7 लेटर्स आए हैं, इसलिए 7 लाइंस इसमें यूज किया गया। रेप ऑफ लुक्रेसी में छोटी छोटी चीजें ऐसे ही, ये कोई ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे अप्रोच आपको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हैं उसको मेमोराइज करने के लिए कुछ ऐसे अप्रोचेज होने चाहिए। खैर, तो राइम रॉयल दोस्तों इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये ऑप्शन नहीं। अटवा राइमा आप जानते हैं 8 लाइंस की होती है ना, तो नहीं। टर्जा राइमा 3 लाइंस की होती है, ठीक है। और डिवाइन कॉमेडी में सबसे पहले टर्जा राइमा का यूज किया जाता है, द डिवाइन कॉमेडी बाई दांते ना, डिवाइन कॉमेडी। खैर ये भी नहीं है। द राइट आंसर इज दोस्तों स्पेंसेरियन स्टैंजा ना, जो 8 लाइन इसकी होती हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में होती है, और अंतिम जो लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन, या इसी को एम्बिक हेक्सामीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एम्बिक हेक्सामीटर, एम्बिक हेक्सामीटर या अलेक्जेंड्राइन लाइन कहा जाता है किसको? 9वीं लाइन को। तो द राइट आंसर इज दोस्तों डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो ये लिटरेचर का पहला प्रश्न अब बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, कह रहा है कि लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड। कितनी बड़ी बात, क्या यार, वास्तव में शेक्सपियर ना, अब किसी दिन लिटरेरी कमेंट्स लेकर के आएंगे तो आपको बताएंगे कितने कितने बड़े बड़े स्कॉलर क्या लिख गए। मतलब उसे कंटेम्पोररी को देखिए, उसे जो कंटेम्पोररी राइटर्स हैं वो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं, मतलब आइदर दे आर लर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और आज भी ड्रीम प्रोजेक्ट में है। उस समय की तो बात छोड़ो, 16वीं सेंचुरी की बात हो रही है, और उसके बाद भी ऐसी यूनिवर्सिटी बिट्स के बीच में अपना स्थान बनाना, मतलब एक इलिटरेट कर सकते हो। इंग्लैंड में 8वीं पास का मतलब इलिटरेट, अशिक्षित, और वो व्यक्ति इतना प्रभावशाली प्रभाव बनाया है कि आज मतलब क्या बताएं, शेक्सपियर ना, मतलब आई लाइक। तो दोस्तों लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, कह रहा है एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये जो लाइन है, इमॉर्टल लाइन दोस्तों, ये किस प्ले में शेक्सपियर साहब की आई हुई है? वेदर इट इज टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और मर्चेंट ऑफ वेनिस, विच वन इज करेक्ट? यस, कौन सा एक ऑप्शन सही है भाई? सही तो एक ही ऑप्शन होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों सबकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी आप जान रहे हैं। ये स्टोरी वो ले चल रही वहां पर, आपको याद होगा ना कि इसमें लव इन आइडलनेस का भी प्रयोग होता है, और वो जंगल में एक राजा एक रानी, उसका विवाह, फिर वो उसकी जो सबसे नॉटी जो वो है ना फेरी हुड़ दबंग ना, वो तो तमाम सारी चीजें। खैर दोस्तों ये लाइन ये दोस्तों है कहां से? तो ये मिडसमर नाइट ड्रीम की दोस्तों ये रचना की लाइन है। और निश्चित रूप से दो मुख्य पात्र, एक तो दोस्तों हेलेना इसको स्पीक करती है। स्पीकर की अगर बात किया जाए, हु स्पीक दिस लाइन, तो हेलेना। फॉर किसके लिए दोस्तों? डिमेट्रियस के लिए। किसके लिए? डिमेट्रियस के लिए। अच्छा अब देखिए, हेलेना डबल ई, क्योंकि डिमेट्रियस, लाइसेंडर और इलियाना ना, इलिया क्या नाम है, सिलिया, तो उसमें एक ई आ रहा है, तो लाइसेंडर ई, एक से उसको कनेक्ट करिए, इसमें दो इसको कनेक्ट। ये छोटी छोटी बारीकियां, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और सारी चीजों को मेमोराइज करना। खैर, तो हेलेना दोस्तों किसके लिए बोल रही है? डिमेट्रियस के लिए बोल रही है। और कितनी बड़ी बात बोली कि लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड। ये जो बाहरी सुंदरता है ना, थॉमस कैरू की एक लाइन, हम लोग एक पोएम पढ़े थे, ट्रू ब्यूटी ना, कितनी बात कह रहा है कि फिजिकल ब्यूटी पासेस विद द डिके ऑफ टाइम। समय के अनुसार जो ये आपकी सुंदरता नहीं है, नष्ट हो जाएगी, इसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी। आज जो देखो इतने बड़े बाल थे, छुपा रहे हैं, ये सब गायब हो गए सब। तो ये जो फिजिकल ब्यूटी है दोस्तों, ये समय के साथ क्या हो जानी है? समाप्त हो जानी। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। जो परमानेंट सुंदरता है दोस्तों, वो आपकी आध्यात्मिक सुंदरता है। और आध्यात्मिक सुंदरता कहां की है? वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। जो बात करते हैं आपकी मेटाफिजिकल पोएट्स, फार फेच्ड इमेज ना, एक अब्स्ट्रैक्ट चिंतन की बात करते हैं, एक अमूर्त चिंतन की बात करते हैं। ये फूल ये सब नहीं, मतलब एक गजब जो इंटेलेक्चुअल चीजें, समथिंग बिलोंग्स टू फार फेच्ड इमेजेस ना। तो वही चीज यहां पर भी एक दार्शनिक फिलॉसफी छुपी हुई शेक्सपियर हेलेना के माध्यम से कहला रहे हैं कि ये जो आंखों से जो सुंदरता हम आप देखते हैं ना, ये कोई सुंदरता नहीं है, ये तो समाप्त हो जानी है, ये तो समाप्त हो जानी है। ठीक है, एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। और इसीलिए दोस्तों कहते हैं काम देवता, प्यार का जो देवता है क्यूपिड, मतलब गॉड ऑफ लव, उसीलिए इसको अंधा बनाया गया है कि वो मतलब वो यहीं से वो फील वाला ही चीजों से केवल हो, मतलब जो काम देवता इसीलिए कहा जाता है। मतलब प्यार वास्तव में वो फिर वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, दिल लगी परी से तो गधी क्या चीज है, ऐसा कुछ है ना, उसका क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल एक कोट आता है कि क्या, हाँ, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स ना। अब दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है, अब अपना अपना परसेप्शन है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स, सुंदरता देखने वालों की आंखों में बसती।
हालांकि ये चीज इसको कटाक्ष कर रहे हैं शेक्सपियर कि आंखों में नहीं, ये चिंतन का विषय है, ये परसेप्शन का विषय है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी लाइन है। खैर, द राइट आंसर इज सी फॉर क्लासिकल इंग्लिश ना। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रखिए। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है वीडियो, लेकिन एक दो प्रश्न और करेंगे, और चूंकि हैंड रिटन है, थोड़ा सा भी बहुत उलझनों में फंसे हुए हैं, हो सकता है कुछ क्लासेस लगातार आप बने रहिए, करवाएंगे जरूर, जो भी कुछ होगा 10-5 दिन में डिसीजन ना, अभी बहुत सारी चीजें हैं, आप बने जरूर रहिए और सब्सक्राइब आप कर दीजिए, इससे हम अगले डिसीजन के लिए थोड़ा सा और भी हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित हो, इसमें आप भी सहयोग करेंगे। फाइंड आउट ऑड वन विद रेफरेंस टू मॉडल ऑन। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें इस आधार पर आपको एक ऑप्शन सबसे अलग पाना है कि वो कोई ना कोई आधार बनेगा, और आधार बता दिया मॉडल। मॉडल मतलब किस पर आधारित है, तो वो आधार यहां पर आपको देखना है और बताना है कि किसके आधार पर वो अलग है। कौन सा? रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की बात हो दोस्तों, तो आप इसे किस रूप में जानते हैं? रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की अगर बात किया जाए तो आप इसे पानी पीने किस रूप में जानते हैं, आप बता सकते हैं। नहीं बताएंगे तो भी ठीक है, बिल्कुल रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर दोस्तों। अच्छा, दूसरा है डॉक्टर फास्टर, तीसरा है गार्बोडक, चौथा है ग्रैमर गर्टन्स नीडल दोस्तों। तो आखिर इनमें से एक, ये टिक नहीं है, ये सब में चलो हमने कर दिया, एक इसमें दोस्तों क्या है वो अलग है, तो वो अलग जेनरा को आपको पहचानना है और बताना है निश्चित रूप से दोस्तों ना। गार्बोडक फर्स्ट आपकी ट्रेजेडी कही जाती है, और इसका जो दूसरा नाम मतलब इसको किसने दिया था, तो थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने आई थिंक कि 1560 के आसपास दिया था, ये जानना फर्स्ट ट्रेजेडी। गार्बोडक बिल्कुल, इसी को फेरेक्स एंड पोरेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा टाइटल क्या है दोस्तों? फेरेक्स एंड पोरेक्स। क्या है? फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द सेकंड टाइटल ऑफ दिस। अच्छा, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर दोस्तों, ये आपका पहली क्या है, डोमेस्टिक कॉमेडी है क्या? ठीक है, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताऊं, तो इसमें मुद्दे की बात पर हम लोग बात करते हैं, तो मुद्दे की बात ये निकल के आती है कि दोस्तों जो ग्रैमर गर्टन्स नीडल है, ये जो रचना है, ये जो रचना है डी वाली जो रचना है बच्चे, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये जो है ये एक डोमेस्टिक कॉमेडी है बेटा, ये एक डोमेस्टिक क्या है, कॉमेडी है, डोमेस्टिक कॉमेडी है, जो 1562 नहीं सर, हाँ 1562 के आसपास ये लिखी जाती है, और जॉन स्टील के द्वारा ये लिखी जाती है दोस्तों, जॉन स्टील के द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है, जो कि लैटिन कॉमेडी पर ये है, मतलब लैटिन भाषा पर ये बेस्ड है, मॉडल है। बाकी और सब ये इंग्लिश पर ही है, ये भी इंग्लिश पर है, ये भी इंग्लिश पर है, और ये भी इंग्लिश पर है, तो इसलिए ये डी वाला दोस्तों डिफरेंट है, क्योंकि ये लैटिन से ये प्रभावित है, दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट विद रेफरेंस ऑन मॉडल, मतलब इन ऑप्शन से ये डिफरेंट है दोस्तों। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, दिमाग में रखिएगा, बहुत सारे इस पर प्रश्न बन सकते हैं, एक नया प्रश्न इस तरीके से भी आपको दिमाग में रखना, बाकी तो आप सब घिसे पिटे प्रश्न आप खूब जानते हैं, इनको, इनका टाइटल ये वो और सारी चीजें आप खूब परिचित हैं। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं फटाक से दोस्तों। फाइंड आउट वेयर दीज लाइन्स कम, कहां पर दोस्तों ये लाइन आई है, बड़ी ही फेमस लाइन्स हैं ये, अगर हम लोग बात करें तो ये पूछ रहा है कि ये लाइन्स वास्तव में आई तो आई कहां पर हैं, क्या कह रहा है दोस्तों? कम यू स्पिरिट दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स unsex me here and fill me from the crown to the toe, top full of direst cruelty, make thick my blood। जो सबसे फेमस लाइन है दोस्तों, ये
ना, ये मेक थिक माई ब्लड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। और ये भी लाइन, दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर, तो ये लाइन दोस्तों हैमलेट की है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की है, अथेलो की है, मैकबेथ की है। अब आपको ये बताना है, वास्तव में एक बहुत सुंदर लाइन ये भी है, कम यू स्प्रिट, मतलब आप समझ लीजिए कि 3 चुड़ैल का नाम आप सुने हैं, 3 विचेस, और चौथी चुड़ैल जो पहली बार मतलब इंग्लिश समाज में शेक्सपियर साहब ने दिया, इसी लाइन के आधार पर दोस्तों जो क्रिटिक्स हैं, जो समीक्षक हैं, उन्होंने मतलब औरत जात को चौथी चुड़ैल कह दिया, औरत जाति को चौथी चुड़ैल कह दिया। और कहें तो क्यों ना कहें, इस लाइन को देखिए कितना खतरनाक लाइन बोलती है भाई, ठीक है। कम यू स्प्रिट दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स, ठीक है, कहती है ए आत्मा, मतलब दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स, आओ और मेरी जो भी मॉर्टल थॉट्स हैं उसको क्या कर दो, उसको भी बदल दो, अनसेक्स मी हियर। और कैसे कैसे बदल दो वो हमारी विचारों को, आप मेरे सेक्स को चेंज करके, मेरे जेंडर को चेंज करके, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो लेडीज होती हैं वो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि निर्दयी नहीं, वो हाँ उसमें काइंडनेस होती है, काइंड होती हैं, दयालु होती हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन वही कह रही कि इसीलिए लेडी मैकबेथ ना, लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट इसीलिए वो कह रही कि हमारा क्या करिए, हमारे सेक्स को चेंज कर दो, मेरे जेंडर को चेंज कर दो, मतलब वो फीमेल से मैस्कुलिन बनना चाह रही है। कितनी एम्बिशियस थी ना, कितना महत्वाकांक्षी थी वो महिला। क्या कह रहा है, एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो टॉप फुल ऑफ डायरेक्ट क्रुएल्टी, और कह रहा मेरे सर से पांव तक ना डायरेक्ट क्रुएल्टी, मतलब एकदम भयंकर वाली निर्दयता भर दो, खतरनाक वाली निर्दयता भर दो, ठीक है। नहीं वही होता ना कि जब औरत अपने वो काली वाला मतलब रूप मांग रही है वो, ठीक है। हाँ, मेक थिक माई ब्लड, और मेरे ब्लड को बिल्कुल गाढ़ा कर दो, मतलब वो हैमलेट से कहती है, मैकबेथ से कहती है ना कि मुझे अगर क्या बोलते हैं ये अवसर मिलता कि मुझे किसी ने कहा था कि तुम रानी बनोगी, तो कोई माँ अपने मतलब बच्चे को अपनी गोद में लेकर के उसको स्तनपान करा रही होती, तो मैं उस बच्चे को खींच के उसकी हत्या कर देती। वही है समरी, मतलब इसी के बाद चौथी चुड़ैल कह दिया दोस्तों समीक्षकों ने। और निश्चित रूप से दोस्तों यह स्टेटमेंट है मैकबेथ प्ले में लेडी मैकबेथ बोलती है। कौन बोलती है स्टेटमेंट को, लेडी मैकबेथ दोस्तों इस स्टेटमेंट को बोलती है। तो इस बात को भी आपको दिमाग में मेरे बच्चे रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग लेते हैं, ठीक है, अंतिम प्रश्न लेते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, इन विच सीजन डज एल एलेग्रो टेक्स प्लेस। दोस्तों बहुत कुछ इस पर बोलने लायक है, लेकिन अब चूंकि टाइम, तो हाँ कौन सा प्ले है, कह रहा है कि डज एल एलेग्रो टेक्स प्लेस। दोस्तों तो बहुत सारी कुछ चीजें हैं, एल एलेग्रो, एल प्रिंसरेसो, मिल्टन की आप जानते हैं म्यूजिकोलॉजी, और क्या बोलते हैं इटालियन टाइटल है हैप्पी, और एक मेलंकोलिक चीजों को बता रहा है, सुख दुख को बता रहा है। सीजन की बात कर रहा है निश्चित रूप से दोस्तों, क्या समर का सीजन है, विंटर का सीजन है, फॉल का सीजन है, स्प्रिंग का सीजन है, ये आपको निश्चित रूप से बताना है। तो आप सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। तो क्या है, क्या सीजन दोस्तों क्या है, वो स्प्रिंग है। क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ ग्रामर की हम बात कर लें, जो भी सीजन है दोस्तों, जो भी सीजन्स हैं, इनसे पहले जब सीजन वर्ड ऐड कर दिया जाता है तो द लग जाएगा, द प्लस सीजन्स आ जाएगा। जैसे द स्प्रिंग, द स्प्रिंग क्या, अगर सीजन वर्ड है तो यहाँ इनसे पहले क्या लगेगा, यू हैव टू पुट डेफिनेट आर्टिकल द। अगर सीजन वर्ड नहीं यूज है तब नहीं लगाओगे, ओनली विंटर, ओनली समर नहीं, इन समर सीजन, विंटर सीजन, तो बिफोर देम यू हैव टू शिफ्ट द आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। देखिए अगली क्लास, थोड़ी सी समस्याएं हैं हमारे यहाँ अभी बनी हुई हैं, और हाँ समस्याएं इंटरनेट की भी हैं और कुछ और चीज़ें हैं। तो अभी जब तक है, और एक तो आप सब्सक्रिप्शन भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सब्सक्राइब पर हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर कर दो अगर अच्छा लग रहा हो
तो शेयर करिए जिससे अगली जो भी हैं चीज़ें डिसीजन लिया जा सके, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं और छोटी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं ना। तो वही आप लोगों के लिए ही ये सब है, बाकी हम ठीक है, हाँ बहुत सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वही वाला विचार है, बहुत इधर उधर नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप भी मजबूती से सपोर्ट करें, शेयर करें ना। जब हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था तब हमारे 350 सब्सक्राइबर हैं, छोटी सी वीडियो हमने डाला उसके बाद भी नहीं, ये इतना मेहनत से वीडियो आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आपका भी कर्तव्य है कि है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही आप सभी लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है, उसको आप भी पूरा करें और हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये वादा है। गुड नाइट, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।